गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 52 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर में पिछली क्लास में हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट्स, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि 3 कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई थी। इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब परचेजिंग वेंडर कंपनी में से किसी ने एक दूसरे के शेयर होल्ड कर रखे हो, यानी कि अंशों के धारक हो एक दूसरे में, तो ऐसे केस में 3 कंडीशंस हमारे पास पॉसिबल थी। फर्स्ट, परचेजिंग ने वेंडर के शेयर्स खरीद रखे हो। सेकंड, वेंडर ने परचेजिंग के शेयर्स खरीद रखे हो। थर्ड, दोनों ने एक दूसरे के शेयर्स खरीद रखे हो। फर्स्ट कंडीशन जब हमने पढ़ी, जब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो, वहाँ हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना और ये सब कुछ सीखा था। अब यहाँ सेकंड जो पॉइंट हमने पढ़ा था ना कि वेंडर कंपनी ने जब परचेजिंग कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो, वहाँ एक पॉइंट हमसे मिस हो गया था स्टूडेंट्स। उस पॉइंट को पढ़ाने के लिए मैं आपको सिर्फ परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन नेट एसेट मेथड से वापस सिखा रही हूँ। देखिए, जब वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हो, ओके, इन दैट केस फर्स्ट हम देख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये हमने समझा था पिछली क्लास के अंदर पूरा प्रॉपर। इसके 2 मेथड जो हमारे थे, उसमें से फर्स्ट हमने एज पर नेट एसेट्स मेथड क्या सीखा था, ये लिखा था, ये हमारी नेट एसेट्स आ जाती थी। फिर इस नेट एसेट्स के लिए हमने सीखा था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय परचेजिंग कंपनी, और उसमें से हम माइनस करते थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय वेंडर कंपनी। ये हमारा मेथड हमने पढ़ा। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा परचेज कंसिडरेशन आता था। डिफरेंस यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब हम नेट एसेट्स मेथड से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं ना ऑल एसेट्स और ऑल लाइबिलिटीज़, तो जितनी भी एसेट्स है उन एसेट्स का अगर वैल्यूएशन गिवन होता है तो हम उन्हें नई वैल्यू पर लिखते हैं हमेशा। और अगर कोई लाइबिलिटी है और उसका भी हमें वैल्यूएशन दे रखा है कि हमें इतना पेमेंट नहीं करना होगा या इतनी ही लाइबिलिटी होगी, तो लाइबिलिटी को भी हम नई वैल्यू पर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वेंडर कंपनी की एसेट्स में एक एसेट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, बिल्कुल, क्योंकि वेंडर ने परचेजिंग के शेयर्स खरीद रखे हैं। यहाँ एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि परचेजिंग कंपनी के जो शेयर्स वेंडर कंपनी के पास ऑलरेडी है उनकी रेट में, और जो अब नए शेयर्स परचेजिंग कंपनी अपने परचेज कंसिडरेशन के रूप में देने वाली है, उनकी रेट में डिफरेंस हो सकता है, पढ़ा था हमने। और उसके रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट भी सीखा था। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या होगा कि उन शेयर्स का जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं या उन शेयर्स की प्राइस अगर चेंज हो रही है, तो हमें उन एसेट्स को, जब हम एसेट्स यहाँ लिख रहे हैं तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट को भी तो लिखा जाएगा ना, तो उस इन्वेस्टमेंट को हमें नई प्राइस पर लिखना है। ये वाला पॉइंट मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी, पॉइंट स्किप हो गया था, तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी इन इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा न्यू प्राइस, न्यू वैल्यू, रिवैल्यूड प्राइस। उस पर आ रही है चीज़ समझ में, तो करना क्या है, सारी एसेट्स को लिख दो। नॉर्मली जैसे एसेट्स लिखते हैं नई वैल्यू पर लिखते जाओ, और जब इन्वेस्टमेंट को लिखने की बारी आए तो आप कंपेयर करो कि हमने पहले तो जैसे मान लीजिए 1000 शेयर्स थे, 95,000 दिखा रखा, पर कंपनी जो है अब वो अपने शेयर 120 की रेट पे इशू करेगी, तो 1000 शेयर्स 120 की रेट पर 1,20,000 उस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी विल बी रिकॉर्डेड एट इशू प्राइस,
किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, इशू प्राइस पर। उसको अपनी कैलकुलेशन में किस वैल्यू पर शामिल करना है, इशू प्राइस पर। आ रही है ना चीज़ समझ में, ये वाला पॉइंट था। बाकी हम लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं आगे, नेट पेमेंट मेथड हम पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे वो हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये वाला पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना कि जब हम एसेट्स यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, सारी एसेट्स को नई वैल्यू पर लिखा जाता है, दैट्स वाई उस इन्वेस्टमेंट को भी नई वैल्यू पर, रिवैल्यूड प्राइस पर लिखा जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, ओके। बाकी जो हमने पढ़ा था कंप्लीट था हमारा पॉइंट। अब इसमें एक पॉइंट हमारा बच रहा था, 3 कंडीशन हो सकती है ना, परचेजिंग ने वेंडर में होल्ड कर रखे हो, पढ़ लिया, वेंडर ने परचेजिंग में होल्ड कर रखे हो, ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़े कि जब क्रेता एवं विक्रेता कंपनी दोनों एक दूसरे में अंशों के धारक हो, जब परचेजिंग, थर्ड कंडीशन है हमारी, जब परचेजिंग वेंडर कंपनी ने एक दूसरे के शेयर्स होल्ड कर रखे हो, इसे म्यूचुअल होल्डिंग भी कहा जाता है। इस केस में अब क्या होगा, देखिए, परचेजिंग ने वेंडर में होल्ड कर रखे हो तो हमने सीखा था कि परचेज कंसिडरेशन के टाइम पे पोर्शन हटा देते हैं, सीखा था। नेट एसेट मेथड की बात करें, वेंडर ने परचेजिंग में होल्ड कर रखे हो तो हमने सीखा था कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय परचेजिंग वेंडर कंपनी, उसको हम हटा देते हैं, हटाया था। अब स्टूडेंट्स हमें इस वाले पॉइंट के अंदर उन दोनों ही एडजस्टमेंट्स को करना है, क्योंकि दोनों का ही एक तरीके से कॉम्बिनेशन ही तो है ये पॉइंट। परचेजिंग ने भी वेंडर में ले रखे, वेंडर ने भी परचेजिंग में ले रखे, तो इस केस में बैलेंस शीट के अंदर दोनों की बैलेंस शीट्स में शो होगा। परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में आएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में आएगा इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो इस केस में हमें वो दोनों एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, जब हम परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करेंगे तब हमें दोनों एडजस्टमेंट्स को एक साथ लेते हुए चलना है। पहले तो पोर्शन हटाना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेयर्स हटाने। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए रहेगा, डिफरेंस यहाँ आएगा कि हमने अभी पढ़ा ना कि जब वेंडर ने परचेजिंग के शेयर्स होल्ड कर रखे हो तो यहाँ नेट एसेट्स के अंदर परचेजिंग कंपनी के शेयर्स नई प्राइस पर आने चाहिए। परचेजिंग कंपनी के शेयर्स की नई प्राइस निकालने के ज़रूरी है कि परचेजिंग कंपनी की टोटल नेट एसेट्स हो और परचेजिंग कंपनी की नेट एसेट्स में भी वेंडर कंपनी के शेयर्स है जिनकी नई वैल्यू पता होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से क्या हो गई, चीज़ें मिक्स मर्ज हो गई। तो अब इस कंडीशन को समझने के लिए स्टूडेंट हम प्रॉपर एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा कि जब म्यूचुअल होल्डिंग वाला क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व करना कैसे। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम है, अगर आता है तो या तो आपको सिर्फ परचेज कंसिडरेशन ही पूछ लिया जाएगा कि आप परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करके बता दीजिए, तो आने के चांसेस कम है वैसे, लेकिन हम इसे स्किप नहीं कर सकते। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एक एग्जाम्पल ही ले लें। करें स्टार्ट, चलें। एग्जाम्पल लेने के लिए 2 कंपनीज होना ज़रूरी है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड करके 2 कंपनी मान लेते हैं। चलो, ये एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड। प्रॉपर एग्जाम्पल हम लेंगे। एक्स लिमिटेड को हम मानते हैं हमारी परचेजिंग कंपनी, वाई लिमिटेड को हमने मान लिया अपनी वेंडर कंपनी। ओके, एक्स लिमिटेड परचेजिंग कंपनी, वाई लिमिटेड वेंडर कंपनी। अब कैपिटल, हम एक्स लिमिटेड की कैपिटल मान रहे हैं 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फाइन। वाई लिमिटेड की कैपिटल मान रहे हैं 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अजम्पशंस ले रहे हैं, सब कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ हम क्या मान रहे हैं कि परचेजिंग कंपनी के 10,000 शेयर्स में से वाई लिमिटेड ने 1,000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। वाई लिमिटेड ने कितने शेयर्स ले रखे हैं स्टूडेंट्स? 1,000 शेयर ले रखे हैं और
वेंडर कंपनी के 5000 शेयर्स में से परचेजिंग कंपनी एक्स लिमिटेड ने 1000 शेयर्स ले रखे हैं। दोनों ने एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आ गई म्यूचुअल होल्डिंग्स, परचेजिंग ने भी वेंडर में शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं और वेंडर ने भी परचेजिंग के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहे और जो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि परसेंटेज होल्डिंग हम बता सकते हैं। एक्स लिमिटेड के टोटल शेयर्स में से कितने शेयर्स वाई लिमिटेड ने खरीद रखे हैं, वो उसकी परसेंटेज होल्डिंग मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, मतलब कि एक्स लिमिटेड की 10% अंश पूंजी वाई लिमिटेड के पास है। आ रही है चीज समझ में? परचेजिंग कंपनी की 10% पूंजी वेंडर कंपनी के पास है। यही चीज अगर यहाँ हम देखना चाहे परसेंटेज होल्डिंग 5000 में से 1000 शेयर्स मतलब कि 20%, मतलब कि वेंडर कंपनी के 20% शेयर्स परचेजिंग कंपनी के पास है। आगे बात समझ में? क्या किया हमने? एग्जाम्पल लिया जिसमें एक्स लिमिटेड परचेजिंग और वाई लिमिटेड वेंडर कंपनी है। एक्स लिमिटेड की कैपिटल ये, वाई लिमिटेड की कैपिटल ये। इन 10,000 में से 1000 शेयर वाई लिमिटेड के पास, इन 5000 में से 1000 शेयर एक्स लिमिटेड के पास। म्यूचुअल होल्डिंग, परसेंटेज होल्डिंग हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? हमें चाहिए इन दोनों की नेट एसेट्स, ताकि हम फाइंड आउट कर सके परचेज कंसिडरेशन। सीधी सी बात है, दोनों की नेट एसेट्स होना ज़रूरी है क्योंकि दोनों में ही इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को नई वैल्यू पर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, हमारे पास जो दोनों कंपनीज़ है उन दोनों कंपनीज़ की नेट एसेट्स हम निकाल तो लेंगे। नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को शामिल अगर ना करें तब तो नेट एसेट्स निकाल सकते हैं। बाकी सारी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर दो तो वो हमारे पास नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट तो आ जाएगा। एज्यूम कर लेते हैं इसे भी, फॉर लाइक 45,000 और यहाँ इनकी आ रही है मान लीजिए 2,25,000। ये सब कुछ हमने एग्जाम्पल लिया। अब हमारा एग्जाम्पल पूरा रेडी है सॉल्व करने के लिए। वी हैव टू फाइंड आउट परचेज कंसिडरेशन। हमें क्या बोला गया? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट परचेज कंसिडरेशन। हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नेट एसेट जो है ना वो एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की राशि उसमें शामिल नहीं है, ना तो इधर ना तो उधर। मतलब क्या? एक्स लिमिटेड के पास जो वाई लिमिटेड के शेयर्स है ना 1000, उनकी वैल्यू यहाँ पे नहीं शामिल है। और वाई लिमिटेड के पास जो एक्स लिमिटेड के 1000 शेयर्स है ना उनकी वैल्यू भी इस 225 में नहीं है। जब ये वैल्यूज़ पूरी जुड़ेगी तब तो जाके हमें शेयर्स की वैल्यू पता चले। तो मैम दोनों की वैल्यूज़ पता करने की ज़रूरत क्यों? अब समझो, हमें वाई लिमिटेड वेंडर कंपनी तो इसकी तो नेट एसेट्स चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, वाई लिमिटेड की तो नेट एसेट्स चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वाई लिमिटेड की जब नेट एसेट्स पता चलेगी तभी तो हम परचेज कंसिडरेशन बता पाएंगे। वाई लिमिटेड की नेट एसेट्स ही तो परचेज कंसिडरेशन बनेगी। और वाई लिमिटेड की नेट एसेट्स के अंदर 1000 शेयर एक्स लिमिटेड से रिलेटेड है। तो उन शेयर्स की जब तक सही वैल्यू नहीं आ जाती हम उसमें यहाँ नहीं लिख सकते, और यहाँ लिखेंगे नहीं तब तक हमारे पास 100% नेट एसेट्स आएगी नहीं। तो चलो पता चल गया कि वाई लिमिटेड की नेट एसेट्स तो चाहिए। तो एक्स लिमिटेड की शेयर्स की वैल्यू निकालने क्या उनकी नेट एसेट्स निकालने की क्या ज़रूरत है? अभी मैंने कहा कि वाई लिमिटेड की नेट एसेट्स निकालने के लिए ज़रूरी है एक्स लिमिटेड के शेयर्स को सही वैल्यू पर लिखा जाए। तो एक्स लिमिटेड के शेयर्स सही वैल्यू पर कब आएंगे? जब हमें उनकी नेट एसेट्स पता हो तो उनमें हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके उनकी वैल्यू बता दें। तो एक्स लिमिटेड की नेट एसेट्स कैसे निकालें? तो एक्स लिमिटेड की नेट एसेट्स बाकी तो पता है, लेकिन वाई के शेयर की जो वैल्यू पता चल जाए तो इनकी भी नेट एसेट्स आ जाए। तो अब क्या हुआ? ये तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। एक्स की वैल्यू पता चले तो वाई की नेट एसेट्स आए, और वाई की वैल्यू पता चले तो एक्स की नेट एसेट्स आए। अब जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है तब हम क्या करते हैं? अजम्पशन लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही क्या आ जाएगा? हम अज्यूम करेंगे कि एक्स लिमिटेड की टोटल नेट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट ए
और इसकी हमने मान ली चलो B। ओके, हमने क्या मान लिया, एक्स लिमिटेड की टोटल नेट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स ए है एंड यही नेट एसेट्स वाई लिमिटेड की क्या मान ली, बी मान ली। अब अगर हम इन्हें अपने इक्वेशन के रूप में देखना चाहें तो ए मीन्स टोटल, अगर हम फॉर्मूला टाइप लिखें इसे, टोटल नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू, टोटल नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स जो नॉर्मल थी प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। इन्वेस्टमेंट मतलब अब समझना स्टूडेंट्स कि एक्स लिमिटेड जो हमारी परचेजिंग कंपनी है उसने वाई का 20% होल्ड कर रखा है, तो वाई की जो नेट एसेट्स है उसका 20% इसका है, वो जुड़ेगा तब तो जाके इनके पास टोटल नेट एसेट्स आएगी। सेम इसी कंडीशन में सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई ने एक्स के 10% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं ना, तो एक्स की टोटल नेट एसेट्स ए का 10% वाई की नेट एसेट्स में जुड़ जाए तब तो वाई की टोटल नेट एसेट्स आ पाएगी। तो अब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, टोटल नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड ए इज इक्वल्स टू, एक्स लिमिटेड की नॉर्मल नेट एसेट्स 4,45,000 प्लस वाई की नेट एसेट्स में इसका 20% शेयर मीन्स 0.2 बी। वाई की नेट एसेट्स कितनी, बी, बी का 20% एक्स का है, लिख दिया हमने 0.2 बी। आ रही है चीज़ समझ में। अब इसी तरह अगर हम देखें वाई की नेट एसेट्स बी इज इक्वल्स टू, ये तो है ही है ना, प्लस एक्स की नेट एसेट्स का 10% यानी कि प्लस 0.1 ए। आई बात समझ में, क्लियर हुई ये इक्वेशन कैसे हमने बनाई। जब भी म्यूचुअल होल्डिंग वाला क्वेश्चन होगा हमें इसी तरीके से अपना काम करना पड़ेगा। चले आगे, क्लियर हो गई चीज़ें। हमने क्या किया, ए माना, इसे हम एक्स और वाई भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स कंपनी की टोटल नेट एसेट्स हमने ए मानी, वाई कंपनी की टोटल नेट एसेट्स को हमने बी माना। एक्स कंपनी की टोटल नेट एसेट्स कब आएगी, जब ये नेट एसेट्स तो है ही, इसमें जुड़ जाएगी वाई में उसका जितना शेयर है, तो वाई में उसका 20% शेयर है। इसी तरह वाई की नेट एसेट्स ये तो है ही, टोटल कब आएगी, जब एक्स में उसका जितना शेयर है वो जुड़ जाएगा, तो हमने जोड़ दिया, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को करेंगे स्टूडेंट्स सॉल्व। कोई प्रॉब्लम है क्या सॉल्व करने में, कोई भी तो प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार इनको व्यवस्थित कर ले हम इक्वेशंस को। यहाँ आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ए और बी को एक साइड में ले जाते हैं, ए माइनस 0.2 बी इज इक्वल्स टू 4,45,000। सिंपल, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इनको वापस हम 3 और 4 दे देंगे। फिर ए के साथ ए को लिखे तो यहाँ लिख दे माइनस 0.1 ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2,25,000। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। फाइन, ये मैंने कुछ बिल्कुल सिंपल सी चीज़ की है, ए को ए के साथ ले आई, बी को बी के साथ ले आई, और इस तरीके से हमने अपनी दोनों इक्वेशंस बना ली। अब हमें करना क्या है, दोनों इक्वेशंस को बराबर करके या फिर इनमें से किसी एक वैल्यू को बराबर करके इन इक्वेशंस को एक दूसरे में से घटाना है। यही करें तो अब चलिए हम करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले, चाहे तो हम इसे 0.2 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि बी और बी बराबर आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं, इक्वेशन 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करने पर वह इसे इक्वेशन 3 में से घटाने पर, इसे हम गुणा करके इसमें से घटा देंगे। चलिए इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 को तो एज इट इज़ लिखे, ए माइनस 0.2 बी इज इक्वल्स टू 4,45,000। मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इक्वेशन बी को, तो ऐसे इक्वेशन नंबर 4 को, तो देखिए कितना आएगा। तो चलिए
हम इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.2 से, देन 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.2 से, तो यह आता है 0.02, तो माइनस 0.02a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से b को, तो यह आएगा 0.2b इज इक्वल्स टू 2,25,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, तो ये हमारा आता है 45,000। चलिए इसके बाद अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, वैसे ही हो रखे हैं साइन चेंज। ये हमारा 0.2b से 0.2b कट गया, a यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 1 माइनस 0.02, तो क्या बचेगा 0.98a इज इक्वल्स टू, दोनों ऐड हो जाएंगे 4,90,000। जब कोई साइन नहीं है बीच में मतलब प्लस होने, समझ में आ गई चीज़। ये हो गया हमारा फर्स्ट, हमने ये इक्वेशंस बनाई, इनको हमने सेट किया, फिर इन दोनों को बराबर करने के लिए किसी एक को हमने इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू 4,90,000, इसको डिवाइड कर दे 0.98 से, तो 4,90,000 डिवाइडेड बाई 0.98 इज इक्वल्स टू ₹5 लाख। वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5 लाख रुपए। a का मतलब क्या है, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी एक्स, नेट एसेट्स ऑफ आर परचेजिंग कंपनी एक्स, हमारे पास आ गई 5 लाख रुपए। अब हमें बी फाइंड आउट करना है, मतलब कि नेट एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी फाइंड आउट करना है। किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ से ही निकल जाएगी। क्या करें, a का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में हम a को रखें तो क्या होगा, इक्वेशन 2 कहती है b इज इक्वल्स टू 2,25,000 प्लस 0.1a, तो b इज इक्वल्स टू 2,25,000 प्लस 0.1 और इसको मल्टीप्लाई करना है a की वैल्यू 5 लाख से, दैट मीन्स 2,25,000 प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू ₹2,75,000। ये हमारे दोनों ही कंपनीज की नेट एसेट्स आ गई। समझ में आई चीज। अभी तक तो हमने सिर्फ नेट एसेट्स फाइंड आउट करी, परचेज कंसिडरेशन का काम तो अब शुरू होगा। स्टूडेंट्स क्लियर हो रही है चीज़ें। जब इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट होगा 100% आपको इसी तरीके से नेट एसेट्स निकालनी पड़ेगी। एक्स वाई ए बी जो भी आप मानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अजम्पशन तो लेना पड़ेगा और वहाँ से हमें टोटल नेट एसेट्स निकालनी ही पड़ेगी। तो चलिए अब मैं इन चीज़ों को हटाती हूँ, यहाँ टोटल नेट एसेट्स लिखती हूँ, फिर हम अपनी प्रॉपर परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि नेट एसेट्स आ चुकी है ना, ए की वैल्यू 5 लाख रुपए, बी की वैल्यू हमारे पास 2,75,000 रुपये, दोनों ही कंपनीज की नेट एसेट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करेंगे। नेट एसेट्स कितनी आ गई, ₹5 लाख और यहाँ ₹2,75,000, दैट्स ऑल। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। स्टूडेंट्स अब परचेज कंसिडरेशन में जो 2 एडजस्टमेंट्स करने हैं वो हमें पता है। पहले हमने पढ़ा जब परचेजिंग में वेंडर का खरीद रखे हो तो उसका पोर्शन हटाओ, फिर हमने पढ़ा वेंडर ने परचेजिंग में खरीद रखे हो तो नंबर ऑफ शेयर्स जो पहले से उनके पास है उनको घटाओ। दोनों चीज़ें यहाँ करेंगे। करें स्टार्ट। देखिए नेट एसेट्स किसकी ली जाएगी, नेट एसेट्स किसकी ली जाएगी, नेट एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी यानी कि वाई लिमिटेड, क्योंकि वही तो हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है 2,75,000। ये निकाल दिया हमने नेट एसेट्स। अब इस नेट एसेट्स में परचेजिंग कंपनी के पोर्शन को हटाना है। सबसे पहला काम, फर्स्ट एडजस्टमेंट वो वाला होगा, लेस करेंगे शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इन नेट एसेट्स। कितना शेयर है, 20%, तो 2,75,000 का 20% हमारे पास आ जाएगा
55,000, इसे हम लेस कर दें तो रिमेनिंग 2,20,000 ये हमारा आउटसाइडर्स से रिलेटेड है। ये क्या है हमारा आउटसाइडर्स से रिलेटेड नेट एसेट्स है। एक एडजस्टमेंट तो हमने कर लिया, परचेजिंग कंपनी का पोर्शन हटा लिया। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर लें नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम कौन सी कंडीशन में पहुँच गए कि जब वेंडर कंपनी ने परचेजिंग के शेयर होल्ड करे, क्योंकि जो परचेजिंग वाला एडजस्टमेंट था वो हम कर चुके, तो अब जो नेट एसेट्स बची है वो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर्स से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये भी बच रही है कि परचेजिंग के कुछ शेयर वेंडर कंपनी के पास है। पहले तो हम नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स निकालें, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय एक्स लिमिटेड, कितने, तो एक्स लिमिटेड 2,20,000 रुपये के लिए अपने शेयर्स इशू करेगी। फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, नेट एसेट्स अपॉन इशू प्राइस। यहाँ वापस दिक्कत, इशू प्राइस क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में या तो आपको इशू प्राइस दे रखी होगी, इशू प्राइस नहीं दे रखी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लेंगे परचेजिंग कंपनी की। तो यहाँ हम फाइंड आउट कर ले इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर किसकी, एक्स लिमिटेड की। फॉर्मूला बहुत बार पढ़ चुके हैं, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट एसेट्स कितनी है एक्स लिमिटेड की, 5 लाख रुपए, और एक्स लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 मीन्स ₹50 पर शेयर। तो इस रेट पर ही एक्स लिमिटेड अपने शेयर्स इशू करेगी वाई लिमिटेड को। तो यहाँ हो जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल 4,400 शेयर्स। ये शेयर्स क्या करने हैं, परचेजिंग कंपनी को वेंडर कंपनी के लिए इशू करने हैं परचेज कंसिडरेशन के रूप में। लेकिन वेंडर कंपनी के पास ऑलरेडी परचेजिंग कंपनी के 1,000 शेयर्स हैं, तो यहाँ से लेस कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय वाई लिमिटेड। उनके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, 1000, तो रिमेनिंग 3,400 शेयर्स ये होंगे हमारे परचेज कंसिडरेशन के रूप में इशू। तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, परचेज कंसिडरेशन हो गया 3,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 वाले ही शेयर है, बट issued at ₹50 each, means 3,400 into 50, 3,400 into 50, 1,70,000 हमारा परचेज कंसिडरेशन। आई बात समझ में? इस तरीके से कैलकुलेशन होगी जब हमारे क्वेश्चन के अंदर म्यूचुअल होल्डिंग्स हो। इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट में परचेजिंग और वेंडर दोनों ने एक दूसरे के शेयर्स हेल्ड कर रखे हो। समझ में आ रही है चीज़? तो मेन जो यहाँ पे था ना वो था नेट एसेट्स फाइंड आउट करना। तो हमने पहले इक्वेशंस बना के नेट एसेट्स निकाली। नेट एसेट्स आने के बाद ये कैलकुलेशंस तो हम पहले भी सीख चुके हैं, दोनों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले हमने ये किया कि नेट एसेट्स में से परचेजिंग का पोर्शन हटा दिया, अब जो बचा वो आउटसाइडर से रिलेटेड था, ये 2,20,000। इसके लिए परचेजिंग कंपनी अपना शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू पर इशू कर रही है, तो हमें पता चला कि 4,400 शेयर्स इशू करने, लेकिन उसमें से 1000 शेयर्स तो वेंडर कंपनी के पास पहले से है ना, तो वो अब दोबारा से इशू करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो रिमेनिंग 3,400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 वाला शेयर है, 50 की रेट पर, 50 रुपये की रेट पर इशू होगा। तो टोटल हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया 1,70,000। आ गई बात समझ में? ये तो हमारा परचेज कंसिडरेशन रहा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन हमने समझ लिया। अब हम देखें कि अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस आएगा। अगर दोनों कंपनीज ने एक दूसरे में शेयर हेल्ड कर रखे हो, शेयर होल्ड कर रखे हो, तो ऐसे केस में अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। ये हमारा परचेज कंसिडरेशन था ₹1,70,000। कैसे? 3,400 शेयर्स इंटू 50। अब हम देखें कि अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, दोनों कंपनीज के लिए देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं
अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। देखो वेंडर कंपनी को अब दोनों एडजस्टमेंट करना है, जब परचेजिंग ने वेंडर में शेयर होल्ड कर रखे हो तब वाला एडजस्टमेंट भी करना है, और जब वेंडर ने परचेजिंग में होल्ड कर रखे हो तब वाला एडजस्टमेंट भी करना है। एक एक करके दोनों करते हैं। देखिए जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है तो ऐसे केस में परचेजिंग कंपनी के पोर्शन को कैंसिल करने के लिए वेंडर कंपनी एक एंट्री पास करती है, और वो एंट्री क्या होती है, हमने पढ़ी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। होल्डर्स को हम इतनी अमाउंट से कैंसिल करेंगे, और किस अकाउंट के थ्रू कैंसिल होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। पढ़ी हुई है ये एंट्री, फर्स्ट कंडीशन में पढ़ी थी ना, जब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर के शेयर्स होल्ड कर रखे हो। चलो ये हो गया। अब हमें वो एडजस्टमेंट भी तो करना है कि जब वेंडर ने परचेजिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे हो तो इस केस में प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वो वाली चीज़ हमें करनी। अब यहाँ इस क्वेश्चन में अगर समझें तो वेंडर ने जो शेयर होल्ड कर रखे वो तो 10 रुपये वाले, उनका रिवैल्यूएशन 50 पर हुआ है क्योंकि परचेजिंग कंपनी अपने नए शेयर 50 रुपये की रेट पर इशू कर रही है। तो ऐसे केस में 10 का शेयर 50 पर हो गया, मतलब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसी तरह लॉस भी तो हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ भी सकती है तो इन्वेस्टमेंट की प्राइस घट भी सकती है। इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होगी एंट्री, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, एसेट बढ़ी तो डेबिट करेंगे ना। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट हो चाहे तो लॉस हो, कौन से अकाउंट से लिया जाएगा, रियलाइजेशन। इसी तरह सेकंड, इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, या तो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा या तो रिवैल्यूएशन पर लॉस होगा। लॉस है तो लॉस के लिए रियलाइजेशन को कर दिया जाएगा डेबिट। लॉस का मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई है कम, इसलिए इन्वेस्टमेंट को कर देंगे क्रेडिट ताकि उसकी वैल्यू कम हो जाए। आई बात समझ में। तो अकाउंटिंग में भी कोई खास फर्क नहीं है, जो दो चीज़ें हमने पढ़ी है ना फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, वो दोनों ही हमें करने हैं एडजस्टमेंट। और इसी तरह इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग करते टाइम क्या क्या चेंजेस आएंगे, अब उनको हम देख लें। तो हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी, याद कीजिए, जब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे, ये पढ़ा था। तब परचेजिंग कंपनी ने क्या किया था, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैंसिल किया था। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर कैंसिल किया जाएगा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व के थ्रू। गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब वेंडर कंपनी ने शेयर्स होल्ड कर रखे हो परचेजिंग कंपनी में, तो ऐसे केस में परचेजिंग कंपनी को कोई एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस ध्यान इतना रहे कि बिजनेस परचेज करते टाइम पर हमें उस इन्वेस्टमेंट को लेना नहीं है जो कि वेंडर कंपनी की बुक्स में शो हो रखा होगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी के नाम से। आ रही है चीज़ समझ में। तो ये वाला एडजस्टमेंट हमें करना है। ओके तो ये हमारी थर्ड कंडीशन थी, जब परचेजिंग और वेंडर दोनों कंपनीज ने एक दूसरे में शेयर्स होल्ड कर रखे हो। अगर आप कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन को थ्योरी के रूप में लिखना चाहें तो उसे भी हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। एक नोट की तरह मैं आपको बना देती हूँ, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वैसे जब भी आपको म्यूचुअल होल्डिंग्स दी जाएगी ना, तो आपको नेट एसेट से इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ही मैक्सिमम चांसेस में मिलेगा। तो देखिए क्या करना है, पहले तो हमें फाइंड आउट करनी है नेट एसेट्स ऑफ वेंडर
इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एट न्यू वैल्यू। हमें क्या करना है, नई वैल्यू पर इन इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हुए सबसे पहले तो वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स निकालनी, जैसे अभी हमने निकाली थी ना 2,75,000। बिल्कुल वैसे हमें सबसे पहले तो वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स निकालनी, और ये निकालने का एक ही तरीका है, इक्वेशन बना के, और कोई तरीका नहीं है। ओके, ये हमने निकाली। फिर यहाँ से हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट करना है पोर्शन ऑफ परचेजिंग कंपनी को माइनस करना है। हमने अभी 20% शेयर माइनस किया था ना 275 में से, तो बस वही किया, पोर्शन ऑफ परचेजिंग कंपनी माइनस किया। ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट रहा। ये हमारे पास इसकी नेट एसेट्स आ गई। आउटसाइडर्स के लिए जो परचेजिंग कंपनी के अलावा दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनसे रिलेटेड। अब इसके बाद यहाँ हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय परचेजिंग कंपनी। कैसे निकलेंगे, नेट एसेट्स अपॉन इशू प्राइस, और इशू प्राइस अगर नहीं गिवन है तो ऐसे केस में परचेजिंग कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कि परचेजिंग कंपनी अपने परचेज कंसिडरेशन का जो लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए अपने कितने शेयर्स इशू करेगी। इशू प्राइस मैंने कहा है नहीं दे रखी हो तो हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ हिंट तो दिया ही जाएगा कि इस वैल्यू पर आपको इशू करना है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ हम अपना सेकेंड एडजस्टमेंट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स already held by vendor company। इनको हटाया, ये हमारा परचेज कंसिडरेशन इन शेयर्स आ जाएगा। इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करो, इन रुपीस भी आ जाएगा। तो ये तो है हमारा परचेज कंसिडरेशन फर्स्ट नेट एसेट्स मेथड से। अच्छा मैम, नेट एसेट्स मेथड ना हो और नेट पेमेंट मेथड से कह दिया जाए तो बिल्कुल नेट पेमेंट मेथड भी हो सकता है, चांसेस कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नेट पेमेंट मेथड भी आपको पूछा जा सकता है कि जब दोनों कंपनीज ने एक दूसरे में शेयर्स होल्ड कर रखे हो तो नेट पेमेंट मेथड से आप परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स याद कीजिए नेट पेमेंट मेथड, पहले हम उन दोनों कंडीशंस को याद करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ी थी जब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के अंदर शेयर्स होल्ड कर रखे हो तो हम क्या करते थे, उन शेयर्स को नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन के लिए लेते ही नहीं थे। तो यहाँ भी यही किया जाएगा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय परचेजिंग कंपनी, इनको तो हम लेंगे ही नहीं। रिमेनिंग शेयर्स के लिए रेशियो अप्लाई करा, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय परचेजिंग कंपनी। समझ में आ रही है चीज़। तो यहाँ हमारे पास जैसे आ गया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय परचेजिंग कंपनी। हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शेयर्स पर रेशियो अप्लाई करना है जो कि आउटसाइडर्स से रिलेटेड हो। तो हमने परचेजिंग कंपनी से रिलेटेड शेयर को लिया ही नहीं, मतलब परचेजिंग कंपनी के पास हमारे जितने शेयर्स है वेंडर कंपनी के उनको लिया नहीं, रिमेनिंग पर रेशियो लगा दिया। मान लो 2 के बदले 3 शेयर दे रहे तो वो रेशियो हमने लगा के हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बता कर ली। अब ये क्या आ गया कि परचेजिंग कंपनी की लाइबिलिटी है वेंडर कंपनी को इतना देने के लिए क्योंकि वो उसके आउटसाइडर शेयर होल्डर्स है, लेकिन वेंडर कंपनी के पास कुछ शेयर्स तो ऑलरेडी। तो ये तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया हमारा। सेकेंड एडजस्टमेंट यहाँ होगा, हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय
वेंडर कंपनी के पास जो शेयर्स पहले से हैं परचेजिंग कंपनी के उनको माइनस करो, रिमेनिंग हमारा परचेज कंसिडरेशन इन शेयर्स और इनको इशू प्राइस से मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो हमारे पास परचेज कंसिडरेशन इन रुपीस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई चीज़ समझ में। तो ये आपकी थियोरी है जब इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर म्यूचुअल होल्डिंग हो, जब परचेजिंग वेंडर दोनों कंपनीज ने एक दूसरे में शेयर्स होल्ड कर रखे हो तो हम इस तरीके से हमारे परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करते हैं। बाकी अकाउंटिंग में आपको सिखाई चुकी दोनों मेथड मैंने बता दिया। देखिए नेट एसेट्स मेथड से ये फॉर्मेट है, नेट पेमेंट मेथड से इस तरीके से करना है। ध्यान इतना रखना कि नेट एसेट्स मेथड या जो भी मेथड हमारा होगा जब, तो हमें नेट एसेट्स निकालने के लिए हमेशा वो सारी वर्किंग करनी पड़ेगी जो मैंने आपको इक्वेशन बना के करके समझा दी है। तो वो इक्वेशंस बनेगी, उनके हिसाब से नेट एसेट्स आएगी, फिर हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आ गई चीज़ें समझ में। तो अब इस टॉपिक के साथ हमारे इस चैप्टर अमालगमेशन की सारी थियोरी कंप्लीट होती है। पहले हम सब पढ़ चुके थे, एक टॉपिक मैंने छोड़ा था इंटरकंपनी इन्वेस्टमेंट, उसके भी 3 कंडीशंस हो सकती है, वो तीनों मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। सारी परचेज कंसिडरेशन, अकाउंटिंग सब कुछ समझा दिया, थियोरी ख़त्म। अब अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्वेश्चन से। 13 तक हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 14 से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक इन मेथड्स को वापस आप अच्छे से